हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के पार्ट 10 पर पहुंच गए हैं। हम लोगों ने अभी तक 9 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 10वें क्वेश्चन पेपर पर पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग 2016 के सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद 2018 का, फिर 2019 का करेंगे और इसके बाद प्रीवियस ईयर वाला सीरीज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटेंट भी करने वाले हैं और अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी को भी करने वाले हैं। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में। और अगर अच्छे से करते हैं, ठीक है, अच्छा का मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, आप उसे समझ के करते हैं। तो आज हम लोग सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने को कहा। ठीक है, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। ठीक है, एक शिक्षक है जो कि कक्षा 3 का है और अपने मतलब जो क्लास के बच्चों को कुछ पेड़ पौधे हैं और के पेड़ पौधों की पत्तियों को कुछ विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा। जैसे कि नींबू हो गया, आम है, तुलसी है, पुदीना, नीम, केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने इनकी पत्तियों को का वर्गीकरण इस प्रकार से किया कि कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रकार से किया कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, और दूसरे ने किया कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने समूह 1 को सही माना और समूह 2 को सही माना। समूह 2 को उसने गलत मान लिया, मतलब उसने बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती को गलत मान लिया, और उसने दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों को सही माना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को कौन प्रतिबिंबित कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वे वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है और इसका एक ही सही उत्तर होता है। यहाँ पे यही आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने दूसरे को गलत मान लिया और पहले को सही मान लिया। तो उसके मतलब उस टीचर के हिसाब से एक ही सही उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर वो टीचर जो है वो दोनों ऑप्शन को मतलब दोनों को सही मानता कि कुछ बच्चे जो है बड़ी छोटी के आधार पर पत्तियों का विभाजन किया है, कुछ बच्चों ने दवाओं की गुड़ की पत्तियों और गुड़ रहित पत्तियों के आधार पर किया है। तो मतलब अगर वो दोनों को खुद को सही मानता तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होता कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेकर आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही आंसर को सही मानकर ये दिखाया कि सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता है और जो वर्गीकरण का जो तरीका है वो बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है। तो टीचर का जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ एक ही उत्तर को सही बता रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर में जाएगा। और अगला जो है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने की से केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है और यहाँ पे उसने दोनों को नहीं माना, इसलिए हमारा सी भी नहीं होगा। और बच्चे के अनुभव पर निर्भर रहते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो दोनों को मानता तो हमारा डी ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन उसने एक को माना, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए आपको कोई विशेष तरीके की किताब पढ़नी ही नहीं है, कोई विशेष पेडागोजी की थियरी पढ़नी नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और अगला है कि निम्न पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे इसका ध्यान रखेंगे, या फिर इसमें मूल्यांकन सामग्री हो इसका ध्यान रखेंगे, और या फिर अगला जो क्वेश्चन है अगला जो पॉइंट है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर सही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं कि समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित किन का ध्यान रखेंगे, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सही है, बच्चों का रुचियों का ध्यान तो रखा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला आंसर नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा। और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तो यहाँ पे ये भी बी पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर निकल जाता है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। और इसमें मूल्यांकन सामग्री हो तो ज़रूरी नहीं है कि समूह क्रियाकलाप में मूल्यांकन सामग्री हो ही, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रुचिकर लगे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी अपने आप सही हो जाता है। और यहाँ पे
यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा कि जो हमारा पाठ, जो हमारे समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए हमें बच्चों की रुचि का ध्यान रखना होगा, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे इसका भी ध्यान रखना होगा, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है, केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा कथन है जिसे हम छोड़ देंगे? और सारा जो है वो सही है, लेकिन एक कथन जो है वो गलत है। तो प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है के समर्थन से अगर हमें बड़े लोग जो है वो अगर हमें हेल्प कर दे, वही MKO, जैसे कि MKO वाली जो बात उन्होंने वाइगॉत्स्की ने अपनी थियरी में कही थी, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, किसी सेक्टर में हमसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति जो है अगर हमें हेल्प कर दे तो हम हमारी जितनी क्षमता है हम उससे अधिक जो है ज्ञान का निर्माण अपने आप में कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना था। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, तो ये भी अपने आप में सही है कि क्योंकि हम सामूहिक क्रियाकलाप में संलग्न बच्चे जो होते हैं वो परस्पर सहयोग और सामंजस्य के द्वारा सीखते हैं, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। अगला है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। बच्चे जो है वो दूसरे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और अगला है कि दूसरों से बात करने और बहस करने से कि हमारा मतलब जो सोशल इंटरेक्शन से बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखते हैं, तो ये बात अपने आप में सही है। और उसके बाद समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार कर सकते हैं, तो ये इसकी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी सही है कि हम जैसे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि कोई टॉपिक है उसके बारे में मैं भी बात कर रही हूँ, 2-4 लोग और भी बात कर रहे हैं उस पर, तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग नया पॉइंट लेकर आएगा। जैसे कि मैं उसका सीखूंगी, वो मेरा सीखेगा, हम तीसरे का भी सीखेंगे, तो मतलब समूह क्रियाकलाप में बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे जो अंकों में सुधार करना और समूह क्रियाकलाप में कोई संबंध है नहीं, तो ये कथन जो है वो अपने आप में सही नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो डी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर जो है वो बनेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक हो गया, व्यक्तिगत हो गया, और व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो निर्धारण मापनीय, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। तो समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत और विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो दत्त कार्य का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, दत्त कार्य का मतलब होता है, आप लोग याद करके रख लें इसे, क्योंकि हिंदी में काफ़ी अजीब लगता है दत्त कार्य, लेकिन ये प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रोजेक्ट कार्य होता है, तो जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा अगर हम बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन कर रहे होते हैं तो। ठीक है, और निर्धारण मापनी इतना उपयुक्त होता नहीं है ये, और कागज़ पेंसिल प्रश्न तो एकदम ही नहीं होगा, और मौखिक प्रश्न भी नहीं होगा, बल्कि उसका जो हम प्रोजेक्ट देंगे और बच्चा जब उसे करके लाता है तो उससे जो है उसका आकलन बेहतर तरीके से हो सकता है। और नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति अनुभूत विचार दिए गए हैं, जो कि वैकल्पिक अवधारणाएँ या फिर सहजानुभूति अनुभूत विचार एक ही होते हैं। ठीक है, नाइव थियरी से हम कहते हैं। इसमें से कौन सा विचार जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, मतलब बच्चों ने अपने आप से ही कोई कुछ विचारों का निर्माण अपने मन में कर लिया होता है। ठीक है, वो कविता कहानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो अपने परिवार के माध्यम से भी कर सकते हैं, सहपाठियों के माध्यम से भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से वो कर सकते हैं। तो कौन सा विचार जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सहजानुभूति वाले जो विचार होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो बादल चल रहा है, इस तरीके का जो विचार जो है बच्चे अपने मन में बना लेते हैं। तो जो है घास, इसका जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है तो वो क्या है कि घास पौधा नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। या फिर कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो यहाँ पे ये जो सहजानुभूति है बच्चों की कि कुछ सब्जियां जो है वो फल होती हैं, तो ये अपने आप में कुछ ठीक बात लग रही है। और उसके बाद बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, और इसके बाद गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ सब्जियाँ जो होती हैं वो फल होती हैं, कुछ सब्जियाँ जो होती हैं वो फल होती हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी सब्जियाँ
जैसे कि कद्दू हो गया, खीरा हो गया, उन्हें सब्जी में भी मानते हैं, फल में भी मानते हैं। टमाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों में भी काउंट करते हैं। तो बच्चों की जो ये नाइव थियरी है, जो ये सहजानुभूति है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही हो सकती है, ठीक है। और अदर जो ऑप्शन है वो सही नहीं हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो हमें अपने कॉमन सेंस पे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे हमें करना होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। कक्षा 1 की शिक्षिका ने अपने बच्चों से कहा, कुछ क्लास के बच्चों से कहा कि अपने मतलब जो बूढ़े लोग हैं, आसपास के जो बूढ़े लोग हैं, दादाजी लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि जब वो जवान थे, मतलब जब वो युवावस्था में थे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का शिक्षिका जो है आकलन की संभावना नहीं है, मतलब किस ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से जिसका आकलन नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। प्रयोग का, चर्चा का, प्रश्न पूछने का या फिर अभिव्यक्ति का। तो यहाँ पे प्रयोग करने की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा भी हो रही है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, और अगर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वो अपना पॉइंट रखेगा, तो अभिव्यक्ति की भी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात पूछी गई और यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। एक शिक्षक जो है वो प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ वस्तु बनाने के लिए कहता है। रद्दी सामग्री से कुछ वस्तु बनाने के लिए टीचर जो है बच्चों से कहता है। तो शिक्षक का अभिप्राय कौन सा इसमें से नहीं है, शैक्षिक अभिप्राय कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। नेगेटिव ही ढूंढना है यहाँ पर भी। बच्चे को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, तो ये जो है शैक्षिक अभिप्राय है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो ये भी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, और उसके बाद तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मतलब घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बना रहे हैं, तो इससे हम श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्धारण वहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं। और हमारा आज का ये अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है वो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर भाषा जो है वो रूखी होगी तो बच्चे समझेंगे कैसे, ठीक है। रूखी और गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भाषा है वो रूखी और समझने में कठिन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये तो गलत है। और अगला है कि परिभाषा के ऊपर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा पर ईवीएस में बल नहीं दिया जाता, बल्कि समझने पर बल दिया जाता है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो ये भी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को एकदम आसान लैंग्वेज में हमें समझाना होता है। बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है वो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से एकदम संबंधित होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से समझ पाएँ और उसे अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। अगर आप लोगों ने ईवीएस की किताब को पढ़ा होगा 3, 4, 5 का, तो आपको समझ में आता होगा कि जो यहाँ पे बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से वहाँ की लैंग्वेज जो है वो रिलेट करके रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य कौन सा है। तो सृजनात्मकता का विकास करना, तो पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए भी कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये भी बिल्कुल अपने आप में सही है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। और अवलोकन का विकास करना, तो अवलोकन का भी यहाँ पे विकास हो ही रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो देख रहे हैं, उसके बाद ही रंग भरेंगे। अवलोकन का भी यहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर जो पशु हमारे घर में नहीं रहते हैं लेकिन कहीं से तो देखेंगे उसे, तो अवलोकन तो वहाँ पे हम कर ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन सा कलर लगा है, क्या कैसे है, तो अवलोकन तो वहाँ पे हो ही रहा है।
और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, तो ये भी हो रहा है क्योंकि हमारे घरों में नहीं रहते, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो इनका वर्गीकरण भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा ये हमारा आंसर सही बनेगा। और यहाँ पे इसमें बी नहीं है इसलिए ये नहीं बनेगा, और इसमें सी नहीं है इसलिए ये नहीं बनेगा। उसके बाद आप या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि डेटा संग्रह का विकास करना। तो यहाँ पर डेटा संग्रह का विकास हो ही नहीं रहा, बल्कि बच्चे जो है वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा संग्रह का वो विकास नहीं हो रहा। बच्चे जो है वो मतलब कलर भर रहे हैं, तो वहाँ पे अवलोकन का विकास हो रहा है। और जो वर्गीकरण भी कर रहे हैं कि ये हमारे घर में रहते हैं और वो हमारे घर में नहीं रहते, तो जो हमारे घर में नहीं रहते उनके लिए हमें ऐसा करना है। तो मतलब अवलोकन, ये तीनों का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ डेटा संग्रह की कोई बात की नहीं जा रही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर, मतलब यहाँ चौथा मेरा सही आंसर बनेगा, ये हमारा सही आंसर बनेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चले हैं अगर हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक जिसे 6 विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। 6 विषय का मतलब जो 6 थीम मैंने आप लोगों को बताए थे। फूड हो गया, फूड मैंने आपको बताया, वाटर बताया, शेल्टर मतलब आवास बताया, ट्रैवलिंग बताया, फैमिली और फ्रेंड बताया, ठीक है, और एक क्या बताया था, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 6 थीम बताए थे। तो जो 6 थीम की यहाँ पे बात की जा रही है, 6 थीम की चतुर्दिक निर्मित किया गया है, ठीक है। पर्यावरण का जो अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो 6 थीम के आसपास से निर्मित किया गया है। में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है जो नहीं है, ठीक है। तो जो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो 6 थीम है, ठीक है, 6 थीम में जो पौधा और पशु है उसे परिवार और मित्र के सब थीम, मैंने आपको बताया कि थीम है और सब थीम है। जो सब थीम है वो परिवार और मित्र के अंतर्गत जो सब थीम है वो इसमें पौधे और पशु को भी शामिल किया गया है। तो जो सब थीम है पौधे और पशु को शामिल किया गया है परिवार और मित्र के अंतर्गत, तो वो क्यों शामिल किया गया उसके लिए 3 पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट जो है वो सही नहीं है। तो वो जो सही नहीं है पॉइंट वो हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस हिसाब से जुड़े हुए हैं। और अगला है कि विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और उसको समझाने में सक्षम करना। तो यहाँ ये भी सही है, मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पौधों और पशुओं से घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं। तो ये बात तो सही है ना कि कुछ विशेष समुदाय जैसे कि जो जाति होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और कुछ मतलब वो भी तो एक समाज का हिस्सा होते हैं, और उनकी जो आजीविका होती है वो उसी पर निर्भर करती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें ईवीएस के बुक में बताई गई हैं। तो ये तो सही है, मतलब कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। और अगला है कि मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और उसको समझने में सक्षम बनाना। तो ये भी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है। और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ये भी सही है, मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। लेकिन ये जो डी ऑप्शन दिया गया है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, तो यहाँ पे इसकी बात जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि पर्यावरण में थीम को लाने का मतलब है कि मतलब कुछ समुदाय का जीवन और आजीविका के बारे में हम समझ सकें, जो मतलब विशेष समुदाय होते हैं। और उनके बाद विद्यार्थियों, क्योंकि हमें जब मैं आपको ईवीएस के कंटेंट पढ़ाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में ये चीज़ें खाई जाती हैं, उस एरिया में वो चीज़ें खाई जाती हैं, कहाँ पर कौन से नाव चलते हैं, कहाँ पर कैसे घर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईवीएस के बुक में हमें बताई गई हैं। और जो भी कुछ चीज़ें जो है मतलब विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और उसको समझने में भी सहायता दी मिलता है, ये भी सही है, मतलब ये सब पॉजिटिव है। लेकिन जो डी ऑप्शन है कि मनुष्य का एक दूसरे से जो घनिष्ठ संबंध है वो पर्यावरण अध्ययन में नहीं बताया गया है। तो ये जो उसका मुख्य कारण नहीं है थीम लाने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में सही है, तो ए ऑप्शन तो सही है, चारों में है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं कि बच्चों को विभिन्न
विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो ये भी सही है कि शिक्षा पर्यावरण के शिक्षण में हमें लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना पड़ता है लोगों बच्चों को। तो ये बी ऑप्शन भी सही है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे कट जाता है। और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे करके देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ये और इसमें से एक आंसर होगा आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है यहाँ पे हमारा चारों पॉइंट जो है वो अपने आप में सही हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आकलन के एक अवसर के रूप में पर्यावरण अधिगम में सर्वेक्षण का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चारों पॉइंट जो है वो अपने आप में सही है। पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है समाज के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, क्योंकि बच्चे जब सर्वेक्षण करने जाएंगे तो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अन्योन्य क्रिया का मतलब उन्हें बात करने का, एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का मौका मिलेगा। और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति हम संवेदनशील भी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग एरिया में जाएंगे तो हमें एक जैसे लोग तो मिलेंगे नहीं। कुछ एरिया में आदिवासी मिलेंगे, कुछ एरिया में नॉर्मल लोग मिलेंगे, कुछ एरिया में बहुत रिच लोग भी मिल सकते हैं। तो मतलब बच्चे जो है वो अलग अलग लोगों के प्रति मतलब एक विशेष तबके के प्रति जो है वो संवेदनशील भी बन पाएंगे। और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद जाके सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो बच्चों को भी वहाँ पे सूचना को प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा। और अवसर के रूप में इसका आकलन के रूप में हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सभी आंसर जो है वो सही है। डी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है मतलब हमारा यहाँ पे आंसर हमारा ये बन रहा है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, आज हम लोगों को 12 ही क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका बहुत पास है और मैं आपको सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी एक एक करके कंप्लीट करवाती जाऊँगी और हम अपना सोशल के पोर्शन को भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।